हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का और एक बार हमारे चैनल में। आज हम आप सबके लिए लाए हैं और एक जबरदस्त सीरीज की कहानी, जिसे हम एपिसोड वाइज बताएंगे आपको। आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द विचर, जो कि एक फैंटेसी ड्रामा है और ये 3 सीजन में बांटे हुए हैं। आज हम पहले सीजन के पहले वीडियो के बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको स्टोरी कैसे लग रही है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीजन 1 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। कहानी 1200 में शुरू होती है, जहाँ हम लोग जेराल्ड को देखते हैं, जो कि एक विचर है। वो किसी जंगल के किनारे एक कीचड़ के तालाब में किसी क्रीचर के साथ लड़ाई कर रहा था, जिसका नाम कीकीमोरा होता है। लड़ाई के दौरान जेराल्ड की आंखें काली हो जाती है और आखिर तक वो उस क्रीचर को मार ही देता है। इसके बाद जेराल्ड उस क्रीचर को अपना घोड़े में लटका कर एक गांव की तरफ निकल पड़ता है, जिसका नाम है ब्लैविकन। असल में जेराल्ड उस क्रीचर को वहां बेच के कुछ पैसे कमाना चाहता था। विचर्स पैसों के लिए ऐसे ऐसे क्रीचर्स को मारते हैं। वो वहाँ पर एक छोटे से जगह पर जाते हैं, जहाँ सब लोग शराब पी रहे होते हैं। वहाँ सब लोग जेराल्ड को देखते ही पहचान जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। कुछ लोग उसे गालियाँ भी देते हैं और वहाँ से चले जाने को कहते हैं। वहाँ के कोई भी इंसान विचर्स को पसंद नहीं करता था, क्योंकि विचर्स लोग जहाँ भी जाते थे वो अपने साथ मुसीबत ले आते थे। इधर कुछ लोग जेराल्ड को चले जाने के लिए बोलता है और जब वो नहीं जाता तब उसे बाहर फेंक देने की बात करते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है रेनफ्री, और वो उन सबको जेराल्ड को अकेला छोड़ने को कहती है। रेनफ्री की बात सुनकर वो लोग चुप हो जाते हैं और तब रेनफ्री जेराल्ड को बियर ऑफर करती है। दोनों के बीच बात होती है, जहाँ रेनफ्री उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे आने से शायद गांव के लोगों पर मुसीबत आ सकता है, यानी फिर कोई क्रीचर उन पर अटैक कर सकता है। जेराल्ड उसे बताता है कि उसे वहाँ जंगल में एक कीकीमोरा नाम के क्रीचर को मारा है और अब वो उसे अपने साथ ले आया है ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे कमा सके। तभी अचानक वहाँ एक छोटी बच्ची आती है जो जेराल्ड से अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे भेजा है और वो कीकीमोरा को खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर जेराल्ड उस बच्ची के साथ चला जाता है। वो लोग गांव से दूर एक पुराने महल पे आते हैं और तब जेराल्ड समझ जाता है कि वो कोई जादू ही महल है। वो अपने पावर्स को यूज करके महल के अंदर जाता है और देखता है कि ये तो कोई चमकता हुआ बिल्कुल नया सा कोई महल है। वहाँ जेराल्ड स्ट्रेजबोर्ड से मिलता है, जो कि असल में एक जादूगर रहता है और ये सब उसी की बनाया हुआ है और उसका ही ये प्लान था कि उस बच्ची के सहारे जेराल्ड को यहाँ बुला लाए। स्ट्रेजबोर्ड की बातों से उसे ये पता चल जाता है कि वो उससे कीकीमोरा खरीदने के लिए नहीं, बल्कि किसी और क्रीचर को मारने के लिए बुलाया है। स्ट्रेजबोर्ड उसे बताता है कि उसे रेनफ्री को मारना होगा, जिसे सुनकर जेराल्ड ये कहता है कि वो सिर्फ दानवों को मारता है, ना कि इंसान को, और वो इस काम के लिए मना कर देता है। स्ट्रेजबोर्ड जेराल्ड को ये बताता है कि रेनफ्री कोई इंसान नहीं है, बल्कि इंसान के भेष में एक दानव है, जो कि इस पूरे गांव को खत्म कर देगी। रेनफ्री का जन्म सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था और स्ट्रेजबोर्ड का ये मानना है कि उस दिन पैदा हुआ कोई भी इंसान बाद में दानव हो जाता है। जेराल्ड इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता है और वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि वो इंसान को कभी नहीं मारता। फिर एक फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची कुछ लड़कों के साथ खेल रही होती है। इस बच्चों का नाम होता है सीरी, कलांथे की ग्रैंड डॉटर, जो कि इस सिंथ्रा की प्रिंसेस है। कलांथे की एज लगभग 50 साल है, लेकिन उसका कोई खुद का वारिस नहीं होने के चलते वही अभी तक गद्दी संभाल रहा है। उसे ये पता चलता है कि उन लोगों के सबसे बड़ा एनिमी निल्फगार्ड उन लोगों के ऊपर बहुत जल्द ही अटैक करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग
एक जंग का मैदान देखते हैं जहां सेंट्रा और निल्फगार्ड के बीच युद्ध हो रहा है। निल्फगार्ड के आर्मी इतना बड़ा होता है कि वो सेंट्रा के आर्मी पर भारी पड़ने लगती है और देखते ही देखते निल्फगार्ड ये युद्ध जीतने लगता है। जंग के मैदान से क्लांथा को किसी तरह से बचाकर महल में लाया जाता है और वो बहुत जख्मी हो जाती है। इधर निल्फगार्ड के सैनिक भी महल की तरफ धीरे धीरे आ जाते हैं। सीरी अपनी दादी की ये हालत देखकर उसके पास आती है। क्लांथा मोज़ेक से सीरी को वहां से ले जाने को कहती है। मोज़ेक अपने जादुई पावर को इस्तेमाल करके महल के बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है और निल्फगार्ड के सैनिकों को अंदर आने से रोक रहा होता है। फिर प्रेजेंट डे में हम लोग देखते हैं कि जेराल्ड किसी नगर के किनारे होता है और अपने घोड़ों से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ रेनफ्री आती है और जेराल्ड उससे वहाँ से चले जाने को कहता है। रेनफ्री स्ट्रेटजबोर को मारने के लिए जेराल्ड को सुपारी देने की बात करती है, जिस पर जेराल्ड उसे कहता है कि स्ट्रेटजबोर ने भी उसे मारने के लिए सुपारी दे रहा था, लेकिन उसने नहीं लिया। रेनफ्री उसे बताती है कि असल में वो एक रानी हुआ करती थी, लेकिन स्ट्रेटजबोर ने उसे मारने के लिए अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन रेनफ्री बहुत बहादुर थी, इसीलिए उसने उन सबको मार दिया। रेनफ्री और भी बताती है कि स्ट्रेटजबोर एक बहुत खराब जादूगर है, क्योंकि उसने गांव वालों से ये कहा है कि मेरे जन्म सूर्य ग्रहण वाले दिन हुआ है, जिसके चलते मैं एक दानव हूँ और इस शहर को बर्बाद कर दूंगी। जेराल्ड रिप्लाई में ये कहता है कि उसे ये सब भूल कर कहीं और जाके अपना लाइफ फिर से शुरू करना चाहिए। इसी बीच रेनफ्री और जेराल्ड के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है और दोनों किस करते हैं। अगली सुबह जब अचानक से जेराल्ड की आंख खुलता है तब वहाँ पर कोई नहीं होता है। जेराल्ड वापस से उस गांव में ही जाता है जहाँ पर रेनफ्री के गार्ड्स जेराल्ड को मारने के लिए रेडी रहते हैं। हम लोग वहाँ जेराल्ड और गार्ड्स के बीच एक फाइट सीक्वेंस देखते हैं जहाँ जेराल्ड सब गार्ड्स को मार देता है। इसके बाद वो रेनफ्री को रोकने के लिए जाता है, जो कि स्ट्रेटजबोर को मारना चाहती है। जेराल्ड उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेनफ्री उस पर अटैक कर देती है और ना चाहते हुए भी लड़ाई के दौरान जेराल्ड को रेनफ्री को मारना पड़ता है। जेराल्ड को बहुत ज्यादा दुख होता है और रेनफ्री मरने से पहले ये कहकर जाती है कि फाइंड द गर्ल इन द जंगल, शी इज योर डेस्टिनी, यानी जंगल के अंदर जो लड़की रहती है उसे ढूंढ निकालो, वही तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है। हम लोग फिर पास्ट में देखते हैं जहाँ वो युद्ध चल रहा होता है। फाइनली निल्फगार्ड के सैनिक मोज़ेक के शील्ड को तोड़कर महल के अंदर आ जाते हैं और सबको बारी बारी बेरहम तरीके से मारने लगते हैं। उधर मोज़ेक क्लांथा को जाकर बताते हैं कि निल्फगार्ड के सैनिक बहुत बेरहम हैं। वो किसी को बंदी नहीं बनाते बल्कि सबको जान से मार देते हैं। क्लांथे सीरी को वहां से ले जाने का आदेश देती है और उधर मोज़ेक के गार्ड को लेकर सीरी को एक खुफिया रास्ते से बाहर ले जा रहा होता है। इधर महल में सारे फैमिलीज जहर खा के मर जाते हैं। उधर खुफिया गुहा से निकलकर एक निल्फगार्ड का सैनिक उनको देख लेता है और गार्ड को मारकर सीरी को घोड़ा में बैठाकर ले जाता है। ले जाने के बीच सीरी रास्ते में बहुत जोर से चिल्ला देती है, जिससे वो लोग घोड़े से गिर जाते हैं और जमीन बीच से दो भाग पर बढ़ जाता है। सीरी को पता चलता है कि उसके पास भी कुछ जादुई शक्ति है और वो वहाँ से एक जंगल की तरफ भाग जाती है। कहानी फिर से 1206 में एक गांव वेगनबर्ग में शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि दो कपल आपस में बात कर रहे हैं और किस कर रहे होते हैं। लड़का ने उस लड़की को एक चमेली का फूल दिया होता है जो कि उसे पसंद नहीं आता है और वो उसे फेंक देती है। कुछ देर बाद जब वो फूल को वहाँ नहीं देखती है तो वो दोनों अंदर जाते हैं और हम यहाँ येनिफर को देखते हैं जो कि खुबड़ी हुई होती है। वो दोनों उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं कि तभी वो अनकॉन्शियसली अपने मैजिक के जरिए वहाँ से गायब हो जाती है और किसी और जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम इस्ट्रेड होता है। वो येनिफर से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, पर उसे कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वो तो अनकॉन्शियसली अपने मैजिक के जरिए वहाँ आ गई थी और उसे अब जाने के रास्ते भी पता नहीं थे। इस्ट्रेड उससे कहता है कि अगर तिसिया ने उसे देख लिया तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी, इसलिए वो येनिफर को
वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। स्ट्रेड अपने मैजिक से उसे एक पोर्टल बना देती है और येनिफर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह तिसैया वेंगरबर्ग गांव में आती है और येनिफर के पापा उसको बस 4 मार्क्स के दाम पर उसे बेच देते हैं। येनिफर के माँ के मना करने के बावजूद भी वो नहीं सुनते और तब हमें पता चलता है कि तिसैया एक विच है और येनिफर को आरितुजुआ ले जा रही है मैजिक सिखाने के लिए। कहानी फिर से एक बार 1263 में शिफ्ट होती है, जहां हम लोग सीरी को देखते हैं जो कि निल्फगार्ड के सैनिकों से बचकर एक जंगल में छुप रही थी। तभी वहां उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम है डोरा। वो उसका हेल्प करता है और तब सीरी को एक रिफ्यूजी कैंप दिखता है। वो जब डोरा को बुलाने जाती है तब तक वो वहां से चला गया होता है। सीरी उस रिफ्यूजी कैंप की तरफ ही चले जाती है। वापस से हम लोग 1240 में आते हैं, जहां पोसादा नाम का एक गांव में हम जेराल्ड को एक ब्रॉथल में बैठा हुआ देखते हैं। वहां एक लड़का गाना भी गा रहा होता है जिसका नाम है जैस्कियर द बर्ड। जैस्कियर जेराल्ड को देखकर पहचान जाता है और उसे विचर कहकर बुलाता है। ये सुनकर वहाँ एक आदमी विचर से ये कहता है कि उसके खेतों में कुछ क्रीचर्स बहुत दिनों से ग्रेन्स बर्बाद कर रहे हैं और जेराल्ड को पैसा देता है उसको मारने के लिए। जेराल्ड वहाँ से चला जाता है और जैस्कियर भी उसके साथ साथ उसका हेल्प करने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। दिन सिन चेंज होकर बैक इन 2006 हम लोग आरितुजा को देखते हैं, जहाँ तिसैया अपने कुछ स्टूडेंट्स को कैओस के बारे में बताता है और उन्हें एक टास्क देती है जिसमें उन्हें कुछ मैजिक वर्ड्स के जरिए एक स्टोन को हवा में लिफ्ट करना होता है। एक स्टूडेंट उसको करने में सक्सेसफुल होती है, लेकिन उसका लेफ्ट हैंड जल रहा होता है। तिसैया सबको बताती है कि मैजिक ट्रिक गिव एंड टेक से चलता है। तिसैया एक फ्लावर लेती है, कुछ मैजिक वर्ड्स बोलती है और उस स्टोन के हवा में उड़ने के साथ साथ वो फ्लावर्स मुरझा जाता है। इसके बाद सब कोई ये ट्रिक फॉलो करता है, लेकिन येनिफर को छोड़कर सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। इधर 1263 में सीरी उस रिफ्यूजी कैंप में एक लड़का से मिलती है जो कि उसे फैमिली से मिलाता है। नाम पूछने पर सीरी अपना नाम फियोना बताती है। लड़के की माँ सीरी को ये बताती है कि किसी तरह क्लांथा की वजह से उसके पूरे परिवार को मरना पड़ा। लड़का उसे एल्फ और फिलावांड्रिल जगह के बारे में बताता है और उसे ये भी कहता है कि किसी तरह उसने उन सबको बड़ी बहादुरी से मारा है। सीरी को वहाँ रहने के लिए जगह दिया जाता है, नए शूज दिए जाते हैं और खाना भी। फिर सीन चेंज हो जाती है बैक इन 1240। टॉर्क द सिल्वन जो कि एक क्रीचर होता है, वो जेराल्ड और जैस्कियर पे अटैक कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। फिर उनको अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। गुफा में जेराल्ड फिलावांड्रिल से मिलता है जो कि एल्विन का किंग होता है। वो जेराल्ड को बताता है कि कैसे इंसानों ने उन्हीं को खत्म करना चाहते थे, जबकि उन्हीं लोगों ने इंसानों को मैजिक सिखाया है। मैजिक सीखने के बाद ही इंसान अपने आप को उनसे भी ऊपर समझने लगा। फिर जेराल्ड उससे कहता है कि मैं तो इंसान नहीं हूँ, मैं एक विचर हूँ। अगर तुम्हें इंसानों से बदला लेना है तो तुम्हें कहीं और जाके सबको इकट्ठा करना चाहिए और फिर ज्यादा पावर के साथ वापस आके इनको सबक सिखाना चाहिए। ये सारी बातें फिलांड्रिल मान जाता है और फिर जेराल्ड को वो छोड़ देता है। फिर सीन चेंज होके बैक टू आरितुजा। तिसैया स्टूडेंट्स को एक ग्लास में लाइटनिंग को कैप्चर करने की ट्रिक बता रही होती है और फिर उसे सबको करने के लिए कहती है। कुछ स्टूडेंट्स इसको कर भी लेती है, लेकिन कुछ इसमें फेल हो जाती है और येनिफर भी इसमें फेल हो जाती है। गुस्से में आकर येनिफर अपने दोस्त के ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देती है, लेकिन तिसैया उसे बचा लेती है। येनिफर इसके बाद स्ट्रेट के पास जाती है और उसी मैजिक पोर्टल के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे अपने घर जाना होता है। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई है और दोनों किस करते हैं। स्ट्रेड उसे फिलावांड्रिल और एल्फ के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किसी तरह ह्यूमंस ने उन पर मैजिक सीखकर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्ट्रेड उसे वो मैजिक सिखाता है जिससे वो मैजिक पोर्टल बनाया जाता है और येनिफर पहली बार में ही उसे करने में सक्सेसफुल हो जाती है।
जिसे देखकर स्ट्रेट पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। जेनिफर उसे बताता है कि वो हाफ ह्यूमन और हाफ एल्फ है। क्योंकि उसके पापा एक एल्फ थे, उसे अभी यही रहकर जादू सीखना होगा, और ये बोलकर फिर वो वहां से चली जाती है। इधर हम लोग स्ट्रेटजबोर को देखते हैं, जो कि स्ट्रेट को येनिफर के बारे में पूछ रहा होता है, और तब हम लोग जानते हैं कि असल में स्ट्रेटजबोर ने स्ट्रेट को और येनिफर के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है। इधर तिसे अपने 3 स्टूडेंट्स को ईल्स में बदल देती है, और ये सब येनिफर छुपकर देख रही होती है। तभी तिसिया उसे वहां बुलाती है और ईल्स को पॉन्ड में डालने के लिए कहती है। वो येनिफर से बताती है कि उसने उन सब को एक ईल्स में टर्न आउट कर दिया है ताकि वो अरितुजो का मैजिक प्रोवाइड कर सके। फिर से हम लोग बैक टू 1263 यानी 1263 में जाते हैं। रात के वक्त निल्फगार्ड के सैनिक उस रिफ्यूजी कैंप में अटैक कर देते हैं और सबको मार देते हैं, लेकिन डोरा किसी तरह से सीरी को वहां से बाहर लाता है। बाद में सीरी को ये पता चलता है कि डोरा असल में एक एल्फ है। कहानी 1243 में फिर से तेमेराई नाम की एक गांव में शुरू होती है, जहां पर एक मॉन्स्टर गांव के सभी लोगों पर अटैक करता है और उन सब को बचाने के लिए एक दूसरा विचर आया होता है। लेकिन जब वो विचर वहां उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है, तब वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि वो विचर को ही मार देता है। फिर हम जेराल्ड को देखते हैं, जो कि एक रेड लाइट एरिया में किसी लड़की के साथ रात गुजार रहा था। वो लड़की उसे बताती है कि कुछ दिन पहले यहाँ एक और विचर आया था, जो कि टेमेरिया गांव गया था किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए। जेराल्ड के पास देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो अपना घोड़ा लड़की के मालिक के पास गिरवी रखकर देता है और टेमेरी के लिए निकल जाता है। टेमेरिया जाने के बाद जेराल्ड को पता चलता है कि वहाँ के लोग एक यूनियन बना रहे हैं और वहाँ के किंग फोल्टेस्ट को मारने का प्लान कर रहे हैं। असल में फोल्टेस्ट उन सबको मारने के लिए वहाँ छोड़कर अपने नए पैलेस में चले गए हैं, और ना ही वो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जेराल्ड आता है और कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को मार सकता है। तभी वहाँ ऑस्ट्रिच अपने सैनिकों को लेकर आते हैं और उन सबको वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। असल में ऑस्ट्रिच किंग फोल्टेस्ट का आर्मी का कैप्टन रहता है। वो जेराल्ड को वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि अब वो लोग विचर पर भरोसा नहीं करते। विचर ने बस 1000 ऑर्गन्स पर उस मॉन्स्टर को मारने का बात करता है, जो कि बहुत ही कम रहता है। जंगल में जब जेराल्ड को टेमेरिया की आर्मी बाहर ले जा रहे होते हैं, तब वहाँ ट्रेस आ जाती है। ट्रेस असल में किंग फोल्टेस्ट का सॉर्सरस एडवाइजर था, जो कि खुद एक विच रहती है। ट्रेस जेराल्ड को अपने अड्डे में ले जाती है और कहती है कि वो उसे पैसे देगी, लेकिन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए, ताकि उसका बाद में इलाज कर सके और उस पर जो श्राप लगा है उसे भी मिटा सके। जेराल्ड उसे कहता है कि शायद ये मॉन्स्टर किंग फोल्टेस्ट के बहुत करीबी है, इसीलिए वो उसे मारने की जगह उसे बचाना चाहते हैं। ट्रेस उसे बताती है कि असल में ये सब क्वीन एडा के मरने के बाद शुरू हुआ है और वो मॉन्स्टर भी पुराने पैलेस में रहता है, क्वीन एडा के कब्र में। ट्रेस उसे बताती है कि क्वीन एडा फोल्टेस्ट की सिस्टर है। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट थी, जिसका मतलब ये है कि उसका किसी और लड़के के साथ संबंध था और क्वीन का होने वाला बच्चा इस एम्पायर का अलग किंग होता, और शायद यही वजह है कि किंग फोल्टेस्ट ने कभी शादी नहीं की। इसके बाद ट्रेस उसे बाकी विचर्स के डेड बॉडी दिखाती है, जिसको जेराल्ड देखता है और उसे पता चलता है कि मरने वाले सभी विचर्स के लिवर और हार्ट गायब है। तब वो ट्रेस से कहती है कि असल में ये मॉन्स्टर नहीं है, ये एक स्ट्रोजाइगा है। स्ट्रोजाइगा प्रजाति बहुत कम पाए जाते हैं और ये एक श्राप है जो कि सिर्फ प्रेग्नेंट औरत को ही दिया जा सकता है। उसका बच्चा जब बाद में जन्म लेता है तब वो एक स्ट्रोजाइगा बन जाता है और ये स्ट्रोजाइगा सिर्फ फीमेल होती है। जेराल्ड अब ये बात समझ जाता है कि क्यों फोल्टेस्ट उसे मारने की वजह उसे बचाना चाहता है। ट्रेस इसके बाद जेराल्ड को किंग फोल्टेस्ट के पास ले जाती है, जहां वो फोल्टेस्ट को बताता है कि उसे सब पता है कि एडा के आशिक तू ही था और वो बच्चा भी तेरा ही है, और फोल्टेस्ट से पूछता है कि एडा को ये श्राप किसने दिया और कैसे वो तोड़ सकते हैं।
फॉल्टिस्ट ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेराल्ड को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जेराल्ड वापस जाने की वजह उस पुराने एडा के पैलेस में जाते हैं, जहाँ ट्रेस भी उसके साथ जाती है। वो लोग एडा के रूम में जाते हैं, जहाँ ट्रेस को एडा के माँ के लिखे कुछ पुराने लेटर्स मिलते हैं, जिसमें वो उसे उस बच्चे को गिरा देने की बात कर रही होती है। इधर जेराल्ड को एडा के रूम में एक अजीब सा स्मेल महसूस करता है। विचर्स की एक ये भी पावर है कि वो लोग स्मेल को महसूस कर सकते हैं। जेराल्ड और ट्रेस ऑस्ट्रिड के पास जाते हैं, उसे वो लेटर्स दिखाते हैं। जेराल्ड को वही सेम स्मेल जो कि एडा के रूम में मिला था, वही ऑस्ट्रिड के पास से भी मिलता है और वो समझ जाता है कि ऑस्ट्रिड ने ही एडा को वो श्राप दिया था। ऑस्ट्रिड बाद में ये मान लेता है कि उसने ही एडा को वो श्राप दिया था, क्योंकि वो एडा से प्यार करती थी। लेकिन उन दोनों भाई और बहन ने आपस में संबंध बना लिया और अब वो फॉल्टिस्ट को मरता हुआ देखना चाहता था। जेराल्ड ऑस्ट्रिड से श्राप को कैसे तोड़ा जाता है वो पूछता है, लेकिन वो बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद जेराल्ड ऑस्ट्रिड को एडा के पुराने रूम में ले जाकर बंद कर देता है और पूछता है कि अगर उसने अभी उसे ये श्राप का हल नहीं बताया तो वो उसे भी वही छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रिड उसे बताता है कि ये श्राप को तोड़ने के लिए उसे उस मॉन्स्टर को एडा के कब्र में जाने से रोकना होगा और सुबह के पहली किरण के साथ साथ ये श्राप भी उतर जाएगा। जेराल्ड इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर नीचे चला जाता है स्ट्रेजाइगा का वेट करने। कुछ देर बाद वो वहां आती है और सबसे पहले ऑस्ट्रिड को मार देती है। इसके बाद जेराल्ड और स्ट्रेजाइगा में एक फाइट हो जाता है, जिसमें स्ट्रेजाइगा जेराल्ड पर हावी होने लगती है। जेराल्ड फाइनली पैलेस के बाहर जाने के सभी रास्तों को अपनी जादुई शक्तियों से बंद कर देता है और खुद एडा के कब्र में खुद को बंद कर देता है। सुबह होने पर जब जेराल्ड कब्र से बाहर निकलता है तब वो मॉन्स्टर फाइनली एक लड़की बन चुकी थी, यानी कि उसका श्राप उतर गया था। जेराल्ड उसे देखने के लिए जाता है, तब वो लड़की उस पर अटैक कर देती है और जेराल्ड अपना जान बचाने के लिए उस पर काउंटर अटैक कर देता है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद जेराल्ड का जब आँख खुलता है तब वो देखता है कि ट्रेस उसको मलहम पट्टी कर रही है। जेराल्ड अपना इनाम मांगता है और वहाँ से फिर अपने घोड़े को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। इधर कहानी 1210 में दिखाई जाती है, जहाँ येनिफर और इस्ट्रेड एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। येनिफर का एरेतुजा में मैजिक का क्लासेस भी खत्म हो गया है। अब टर्म्स के मुताबिक एरेतुजा के हर एक स्टूडेंट्स को, जो अब एक कंप्लीट विच बना चुकी है, उसे हर एक किंगडम के किंग को दे दिया जाता है, जो कि किंग और किंगडम के हेल्प कर सके। जैसे कि हमने ट्रेस को किंग फॉल्टिस्ट के लिए काम करते देखा। ब्रदरहुड और सॉर्सरर्स, जहाँ पर सब कोई ये डिसाइड करता है कि कौन विच किस किंगडम में जाएगी, वो लोग येनिफर को एड्रिन किंगडम में भेजने की डिसीजन लेते हैं, जहाँ स्ट्रेजबॉर ये कहता है कि येनिफर के अंदर एल्फ का ब्लड है और एड्रिन के लोग एल्फ से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। फाइनली वो लोग येनिफर को निल्फगार्ड भेजने का डिसीजन लेते हैं। इधर येनिफर के पास ये मौका होता है कि अगर वो चाहे तो अपना पोस्चर बदल सकती है और एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के रूप में खुद को बदल सकती है। उसे निल्फगार्ड भेजने के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खराब लगता है और वो जिसिया के पास जाकर ये कहती है कि उसे उन सब से बात करना है। जिसिया कहती है उन सब का डिसीजन ही फाइनल है और वो अब चेंज नहीं हो सकता। येनिफर को जब ये पता चलता है कि इस्ट्रेड को इसके बारे में पहले से ही पता था, तब वो उसके पास जाती है और उसे बहुत कुछ सुनाती है और फाइनली उसे सब रिश्ते तोड़ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर येनिफर उस सर्जन के पास आती है, जो कि सब विचेस की बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में मास्टर होता है और उसी से कहती है कि उसे भी अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म कराना है और एक बेहद खूबसूरत लड़की बनना है। वो सर्जन येनिफर से कहता है कि उसके पास अभी बेहोश करने वाला दवा नहीं है, जिस पर येनिफर ये कहती है कि वो सारे पेन सह सकती है। सर्जन येनिफर को बताते हैं कि इस प्रोसेस में उसे कुछ कुर्बान करना होगा। इसके बाद सर्जन अपना काम शुरू कर देता है। असल में वो येनिफर का यूट्रस को निकालकर उसे जलाकर और उसे कुछ पाउडर में कन्वर्ट करके येनिफर के शरीर में उसे लगा देते हैं। सीन फिर एक बार एक पार्टी में शिफ्ट होती है, जहां
सभी देश के राजा अपने अपनी विच के साथ डांस कर रहे होते हैं। वहाँ हम दो छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि एडा और फॉल्टेस्ट होते हैं। तभी वहाँ येनिफर आती है जो कि अब एक बेहद खूबसूरत लड़की के रूप में बदल गई थी और एड्रिन का राजा येनिफर को देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं, जहाँ येनिफर उसे बताती है कि वो भी असल में एड्रिन राज्य से ही है। येनिफर को ये करते हुए देख बाकी सारी विचेस, स्ट्रेड और यहाँ तक कि ट्रिसिया भी सरप्राइज्ड हो जाती है। लेकिन येनिफर का इस खूबसूरती का सबसे बुरा कुर्बानी ये था कि वो कभी और माँ नहीं बन सकती। बैक टू 1263 हम लोग सीरी को देखते हैं जो कि उस आवाज के वश में आकर एक जंगल की तरफ धीरे धीरे जा रही होती है। तभी वहाँ डोरा उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन एक तीर आकर डोरा के बॉडी पर लगता है और वो वहीं गिर जाता है और इधर सीरी उस जंगल के अंदर चली जाती है। कहानी एक बार फिर से जेराल्ड के टाइमलाइन के साल यानी 1249 में शुरू होती है, जहाँ एक गांव के मैखाने में एक आदमी जेराल्ड की बहादुरी का किस्से सभी को सुना रहा होता है और जैस्कर उन सब बातों को एक डायरी में लिख रहा होता है। तभी वहाँ जेराल्ड आता है जो कि एक मॉन्स्टर के खून से लटपट हुआ रहता है और हम समझ जाते हैं कि इस बार भी जेराल्ड ने मॉन्स्टर को हरा दिया है। ये देखकर जेराल्ड को सब कोई शाबाशी देते हैं। इसके बाद जैस्कर जेराल्ड को नहाने के लिए कहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ने के बाद पूरी तरीके से गंदा हो चुका था और फिर वो दोनों अच्छे कपड़े पहनकर सेंट्रा के किंगडम में जाते हैं, जहाँ क्लांथे की बेटी पवित्रा का स्वयंवर चल रहा होता है, यानी कि दूसरे देशों के राजा वहाँ आते हैं पवित्रा के हाथ मांगने और उससे शादी करने। यहाँ आकर जेराल्ड मोज़ेक से भी मिलता है जो कि काफी ज्यादा जवान दिख रहा होता है। इसके बाद वहाँ क्वीन क्लांथे आती है जो कि शायद किसी जंग से आ रही होती है और वो विचर को अपने पास बैठने के लिए कहती है। इधर जैस्कर अपने बैंड के साथ क्वीन और प्रिंसेस पवेटा के लिए गाना गाने लगती है। इसके बाद स्वयंवर शुरू होता है और एक एक करके सारे देश के राजा प्रिंसेस पवेटा के लिए हाथ मांगने आते हैं। नेल्फगार्ड के प्रिंस भी वहाँ आते हैं, लेकिन क्वीन क्लांथे उसका बेइज्जती करके वहाँ से उसको भगा देती है। इसके बाद अचानक वहाँ एक नाइट कुछ गार्ड्स को मारकर अंदर आ जाता है और प्रिंसेस पवेटा का हाथ मांगता है। क्लांथे ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे ये कहती है कि वो अपनी बेटी की शादी एक नाइट से कभी नहीं कर सकती। नाइट का चेहरा हेलमेट से ढका होता है और जब हेलमेट को हटाया जाता है तब हम देखते हैं कि वो नाइट असल में एक हेजॉग है और ये देखकर सब कोई शॉक्ड हो जाता है। जेराल्ड बताता है कि ये किसी श्राप के चलते ऐसा हुआ है। क्वीन जेराल्ड को उस नाइट को मारने का हुक्म देती है, लेकिन जेराल्ड ये कहता है कि वो एक इंसान है और जेराल्ड इंसानों का शिकार नहीं करता। उस नाइट का नाम डानी रहता है। इसके बाद क्वीन अपनी सैनिकों को डानी को मारने का हुक्म दे देते हैं, लेकिन डनी बड़े बहादुरी के साथ सबसे लड़ता है, लेकिन एट द एंड वो कमजोर पड़ जाता है और जब एक सैनिक डानी को जान से मारने वाला होता है तब जेराल्ड जाकर उसे बचाता है। क्वीन जेराल्ड और डानी दोनों को खत्म करने का ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद हॉल में सब कोई आपस में लड़ने लगते हैं। इधर डानी और जेराल्ड मिलकर सबको मार रहे होते हैं। क्वीन ये सब देखकर वहां जाती है और फाइनली उस जंग को रोक देती है। इधर पविता पीछे से जाके डैनी को हक करती है और सबको ये कहती है कि वो डैनी से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है और शायद यही उन दोनों का डेस्टिनी है। डैनी सबके सामने यहाँ पर एक सच्चाई बताता है कि उसने कई बार पवित्रा के पिता को जान से बचाया है और तब उसे इनाम में लॉ ऑफ सरप्राइज मिला था और अब पवित्रा ही उसकी डेस्टिनी है। लॉ ऑफ सरप्राइज के मुताबिक अगर कोई ये वचन किसी को देता है तब देने वाला अपने घर जाने के बाद जो भी सबसे पहली चीज उसको हासिल होगा वो उसका हो जाता है, जिसको ये लॉ ऑफ सरप्राइज मिला होता है। इसके मुताबिक जब डैनी ने क्वीन क्लांथे के हस्बैंड को बचाया था तब वो प्रेग्नेंट थी और अब लॉ ऑफ सरप्राइज के मुताबिक प्रिंसेस पवेटा उसकी होनी चाहिए और शायद डेस्टिनी भी यही चाहती है। इधर धोखे से क्लांथे डैनी को अपने पास बुलाती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी पवेटा इतने जोर से चिल्लाती है कि वहाँ एक जोर का बवंडर आ जाता है और सब कुछ तबाह होने लगता है। डैनी और पवेटा
उस बवंडर के अंदर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी जेराल्ड और मोज़ेक अपनी शक्तियों से उन दोनों को रोक देता है। फाइनली क्लांथे को ये समझ आ जाता है कि डेस्टिनी भी यही चाहती है। असल में क्लांथे की माँ के पास भी ऐसी ही शक्तियाँ थी, क्योंकि वो एक सॉर्सेस थी और अब वो शक्तियाँ पवेटा के अंदर भी होता है। और यही कारण होती है कि सीरी, जो कि पवेटा की बेटी होती है, उसके पास भी ऐसे ही शक्तियाँ होती है, जो कि हमें पहले एपिसोड में ही दिखाया गया था, जहाँ पर सीरी के चिल्लाने से जमीन फट जाता है। इसके बाद डैनी और पवेटा का शादी हो जाती है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं और फाइनली डैनी एक इंसान के रूप में वापस आ जाता है और उसका श्राप टूट जाता है। इसके बाद जब जेराल्ड वहाँ से जाने लगता है, तब डैनी उसे रोकता है और कुछ इनाम मांगने के लिए कहता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। जेराल्ड पैसे तो मांग नहीं सकता था, इसीलिए वो मजाक मजाक में डैनी से लॉ ऑफ सरप्राइज मांगने लगता है। और ठीक उसी वक्त पवेटा उल्टियाँ करने लगती है और हम ये समझ जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। जेराल्ड ये देखकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ मोज़ेक उसे रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब पवेटा की होने वाली बच्ची के साथ जेराल्ड का डेस्टिनी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इन सब के बाद भी वो वहाँ से चला जाता है। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि क्यों एपिसोड 1 में क्लांथे सीरी को जेराल्ड को ढूंढने के लिए कहती है और क्यों रेनफ्री जेराल्ड को सीरी को ढूंढने के लिए कहती है। जब वो मरते वक्त जेराल्ड से ये कहती है कि द गर्ल इन द जंगल इज योर डेस्टिनी, क्योंकि ये सब लॉ ऑफ सरप्राइज के मुताबिक हो रहा होता है और सबका ये मानना है कि लॉ ऑफ सरप्राइज में किया हुआ वादा कहीं ना कहीं डेस्टिनी से मिलता ही है। कहानी अब येनिफर के टाइमलाइन 1240 में शिफ्ट कर जाता है, जहां येनिफर को रहते हुए अब 30 साल हो गए होते हैं। यहाँ पर येनिफर जरा से भी एजेड नहीं होती है, क्योंकि विच और विचेस का कभी भी एज नहीं बढ़ता है। एक दिन जब येनिफर और क्वीन कैलिस और लाइरिया साथ कहीं जा रहे होते हैं, तब क्वीन लाइरिया को बताती है कि उसके हस्बैंड उससे खुश नहीं है, क्योंकि उसने फिर से एक लड़की को जन्म दिया है, जो कि उन लोगों के साथ वहाँ क्वीन के पास होती है। इसके बाद कोई असैसिन उन लोगों पर हमला कर देता है और सभी गार्ड्स को मार देता है। उस असैसिन के साथ एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर भी रहता है। इसके बाद येनिफर अलग अलग पोर्टल बनाकर क्वीन और उसकी छोटी सी बच्ची को बचाती है, लेकिन वो असैसिन उन्हें हर एक पोर्टल में ढूंढ लेता है। क्वीन गुस्से में कहती है कि वो एक यूजलेस विच है, जहाँ पर गुस्से में वो क्वीन को वहीं पर छोड़कर खुद को एक पोर्टल बनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर वो असैसिन वहाँ भी आ जाता है। तब क्वीन अपनी जान बचाने के लिए इस असैसिन को अपनी बेटी को मारने को कहती है। वो मॉन्स्टर क्वीन को मार देता है और जब वो बच्चे को भी मारने वाला होता है, तभी वहाँ येनिफर फिर से आकर उस बच्चे को बचा लेती है और मॉन्स्टर को मारकर वहाँ से भागने लगती है। वो असैसिन उस पर अटैक कर देता है। येनिफर उस बच्चे को लेकर एक दूसरे पोर्टल में आ तो जाती है, लेकिन वो बच्चा तब बुरी तरीके से जख्मी हो गई होती है। इसके बाद वो उस बच्चे को वहीं पर बीच में मिट्टी के अंदर दफन कर देती है। इसके बाद सीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हमें बैक टू सीरीज टाइमलाइन दिखाया जाता है, जो कि 1263 में होती है। सीरी फाइनली एक जंगल के अंदर आ जाती है, जिसका नाम होता है ब्रोकिलॉन फॉरेस्ट। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि इसको वैली ऑफ डेथ भी कहा जाता है और ये एक जादुई जंगल है। उसके बाद सीरी वहाँ के रेड क्वीन एथिन से मिलते हैं, जो कि उस फॉरेस्ट की हेड होती है। इधर डोरा को भी वो लोग जंगल में ले आते हैं और उसे एक जादुई वाटर के जरिए इलाज करते हैं, क्योंकि डोरा को एक तीर लगा होता है। एथिन सीरी और डोरा से कहती है कि ये एक जादुई पानी है, जिसे पीने से वो अपने पास्ट को पूरी तरीके से भूल जाएगा और इस जंगल में फिर से एक नई जिंदगी जी सकता है, क्योंकि यही इस जंगल का नियम है। सीरी इस बारे में सोचने लगती है और फिर डोरा उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो डोरा से सारी सच बता देती है कि असल में वो सेंट्राडिस की रानी प्रिंसेस सिरेलिया है और वो जेराल्ड को ढूंढ रही है, क्योंकि उसकी दादी क्लांथे ने उसे ये कहा है कि जेराल्ड ही उसका डेस्टिनी है। डोरा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सीरी को बताता है कि असल में सारे एल्स को मारने का ऑर्डर क्लांथा ने ही दिया था।
जिसके चलते उसके परिवार में सब मारे गए और बस वही एक जिंदा बचा है। इधर सिंट्रा के महल में एक विच कलांथे के बॉडी में कुछ जादू करके सीरी का लोकेशन पता कर लेती है कि वो असल में ब्रोकिनॉन फॉरेस्ट में है। इसके बाद सीरी जब वो जादुई पानी पीती है तब वो देखती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। एथन सीरी को फिर से एक नहर के पास लेके जाती है और वहाँ एक साफ ट्री को काट कर इसमें से जो पानी निकल रहा होता है उसे पीने के लिए कहती है। सीरी जब वो पानी पीती है तब वो अनकॉन्शियसली फिर किसी दूसरे जगह पहुंच जाती है जहाँ वो एक मैजिकल ट्री देखती है जो कि सीरी से पूछता है कि वेयर आर यू चाइल्ड। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 यही खत्म होती है। दोस्तों, हमको बताइए कि आपको क्या लगता है कि सीरी कहाँ पहुंच चुकी है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि दूसरे एपिसोड्स जल्दी आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।